नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संविधान की विशेषता का शेष प्रकरण पढ़ेंगे। 11वीं विशेषता है विलक्षण दस्तावेज। संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का परिणाम है कि उन्होंने संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया। हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। दक्षिण अफ्रीका ने तो इसे प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम में लिया। 12वीं विशेषता है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। सबसे पहले एकात्मक और संघात्मक होता क्या है? एकात्मक सरकार से तात्पर्य होता है सारी शक्तियां केंद्र को प्रदान कर देना, और संघात्मक व्यवस्था का तात्पर्य होता है शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा कर देना। भारत एक संघात्मक राज्य है। संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक एकक होगा, जिसे प्रचलन में राज्यों का संघ भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा ऐसा संविधान बनाने की थी जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे और राज्यों को भी स्वायत्तता मिले। इसलिए इसमें संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया। संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे संघ सूची में स्थान, समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णय को प्रमुखता, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, और आपातकाल में केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण रखने की सुविधा। ये सारी बातें केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाती है। इसका कारण ये भी है कि इससे भारत की एकता और अखंडता बनी रहती है। भारत में सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के विषयों में राज्य सरकारें कानून बनाती है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। पर अगर किसी एक विषय पर कानून बन जाए और उसमें कोई टकराव की स्थिति पैदा होती है तो केंद्र के कानून को मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात समवर्ती सूची के विषयों पर भी प्रमुखता केंद्र सरकार को प्रदान की गई है और अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र सरकार को ही प्रदान की गई है, ताकि कोई अन्य शक्तियाँ भारत की एकता और अखंडता पर हावी न हो सके। आपातकाल में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण होता है। इकहरी नागरिकता एकात्मक सरकार की प्रमुख विशेषता होती है, जबकि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक में दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। एक केंद्र की, यानी जिस देश में रहते हैं उसकी, और दूसरे जिस राज्य में रहते हैं उसकी। लेकिन हमारे यहाँ इसके विपरीत इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता केंद्र को मजबूती प्रदान करती है। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते, केवल एक ही संविधान केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होता है। जबकि संघात्मक सरकार जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ केंद्र और राज्य दोनों की पृथक पृथक संविधानों की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता और एक ही संविधान को लागू किया गया है। इसीलिए कहा गया है कि भारत एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की सर्वोच्चता प्रजातंत्र की रक्षा करना, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तथा उन्हें संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। तात्पर्य क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका का? सबसे पहले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में की नियुक्ति में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का कोई दखल नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाती है। उसके पश्चात अगर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के द्वारा ऐसे कोई भी कानून बना दिया जाता है जो कि संविधान का उल्लंघन करता है,
तो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, पूर्णतः रद्द कर सकती है, उनमें आवश्यक संशोधन करवा सकती है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है, जिससे न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा जैसे लेखों को जारी किया जा सकता है। न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये सभी व्यवस्थाएं की गई है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय न हो। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब संविधान बनाया गया था उस समय की परिस्थितियां और वर्तमान परिस्थितियों में अंतर है। अगर मान लो किसी भी कानून में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना हो तो उसे संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। 368वें अनुच्छेद के माध्यम से संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन व्यवस्था कुछ भागों के संबंध में कठोर तो कुछ भागों में लचीली रखी गई है। संविधान में कठोरता का समावेश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और लचीलेपन का मिश्रण ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की कुल 3 विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि का वर्णन 368 में नहीं किया गया है। अब इसके अलावा जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वे कौन कौन से विषय वो देखें। पहला विषय, संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जैसे राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाना, संसद सदस्यों के वेतन आदि। इनमें संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संशोधन 3 विधियों के माध्यम से किया जाता है। पहली साधारण है, जिसमें संसद अपने दोनों सदनों के साधारण बहुमत से करता है। दूसरा है जिसमें 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। और तीसरा होता है जो विशिष्ट है, अति विशिष्ट है, उसमें 2/3 बहुमत प्लस आधे से एक अधिक राज्यों की समर्थन या अनुमोदन की आवश्यकता। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति विभाजन आदि विषयों के संशोधन के लिए ये जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है। जटिल और लचीलापन दोनों रखने का महत्वपूर्ण कारण ये है कि सरकार अपनी मनमानी नहीं करे कि जब मर्जी आए तब कानूनों में संशोधन कर दे। ऐसी व्यवस्था भी नहीं है और इतना कठोरता भी नहीं रखी गई है कि संशोधन करना ही मुश्किल हो जाए। दोनों के मध्य मार्ग को अपनाते हुए लचीलापन भी रखा गया है और कठोरता भी अपनाई गई है। इसीलिए वीयर के शब्दों में भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय। जैसा अभी स्वतंत्र न्यायपालिका के टॉपिक में हमने पढ़ा था, न्यायिक पुनर्विलोकन ये होता है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के द्वारा ऐसा कोई भी कानून बनाया जाता है जो संविधान का उल्लंघन करता हो, तो न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से उन्हें अवैध घोषित कर सकती है या पूर्णतः रद्द कर सकती है। वही न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के उन आदेशों और संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप न हो। विश्व शांति का समर्थक, जैसा कि हम जानते हैं हमेशा से ही भारत की परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। और इसी सिद्धांत को संविधान में भी विश्व शांति के रूप में अपनाया गया है और इनका वर्णन अनुच्छेद 51 में
नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अपनाया गया है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। भारत न तो किसी देश की सीमा व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है, न ही अपने देश में किसी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करता है। भारत सरकार ने इसी भावना के अनुरूप पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। 17वीं विशेषता है आपातकालीन उपबंध। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। आपातकाल से क्या तात्पर्य है? 3 अनुच्छेदों के माध्यम से देश में आपातकाल की स्थिति लागू होती है। अनुच्छेद 352 बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में। दूसरा है अनुच्छेद 356, इसके अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता से तात्पर्य है कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग ये घोषणा कर दे कि उस राज्य में चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तो वहाँ पर जो सरकार लागू चल रही है उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और तीसरा अनुच्छेद है 360, जिसमें वित्तीय संकट की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें शासन राष्ट्रपति के अधीन संचालित होता है। 18वीं विशेषता इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता का तात्पर्य एक ही नागरिकता से है, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। एक देश की नागरिकता और दूसरी जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की नागरिकता। लेकिन देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इकहरी नागरिकता को अपनाया गया। भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई और सामान्यतः संघ राज्यों के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है, प्रथम संघ की और द्वितीय राज्य की। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारतीय एकता को बनाए रखने में बाधक हो सकती है। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में संघ राज्य की स्थापना करते हुए इकहरी नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया। 19वीं विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। समाजवादी व्यवस्था अपनाते हुए लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान प्रत्येक देश को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान राज्य को या देश को ये पथ प्रदर्शक के रूप में कुछ आदर्श स्थापित करते हुए निर्देश देता है कि वे भारत के नागरिकों के लिए अच्छी सुविधा प्रदान करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के मार्ग प्रशस्त करें। संविधान में के नीति निर्देशक तत्वों से ये स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया। इस हेतु केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाए, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, जहां तक संभव हो आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। केंद्र और राज्य सरकारें संविधान में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, जिसके लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया गया। 20वीं विशेषता है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेषता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान अनुसूचित जातियों, जनजातियों के क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, संसद, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अनुसूचित जातियों, जनजातियों को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय इन वर्गों को उचित स्थान समाज में प्राप्त नहीं था और उस समानता को स्थापित करने के लिए इन वर्गों को बाकी वर्गों के समान और समकक्ष लाने के लिए, समाज में विकास की धारा में लाने के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि सभी व्यक्ति समान रूप से भारत में निवास कर सकें और सभी वर्गों को विधानसभा, संसद आदि में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसी के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई थी। प्रारंभ में यह व्यवस्था 25 जनवरी 1960 तक के लिए लागू की गई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधन के माध्यम से बढ़ा दिया गया।
95वें संवैधानिक संशोधन 2010 के आधार पर आरक्षण व्यवस्था को 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए भी केंद्र सरकार की सेवाओं में सितंबर 1993 से 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और ये व्यवस्था अब अगले 10 वर्षों तक के लिए भी बढ़ा दी गई है। धन्यवाद।